तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट गैसेस स्टेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में मेजरली गैसेस स्टेट पे ही फोकस है, कि गैसेस स्टेट में जो गैसेस होती हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में उस पर मेजर फोकस रहेगा। ठीक। तो गैसेस स्टेट में आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हमने ये टॉपिक करना है एक, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जैसे मान लो इस टाइम हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, हम जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं, लेट अस से दिस इज अर्थ। अर्थ के अराउंड ये गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस हैं, अगर कोई पर्सन है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं। अगर फोर्स लगा रही हैं तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। तो इट मींस एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगता है नॉर्मल कंडीशनों पे? 1 एटमॉस्फेयर। अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? बैरोमीटर। ओके। और जैसे लेबोरेटरी में मान लो आपके पास कोई किसी बॉक्स में गैस है, आपने देखना है इस गैस में, यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? मैनोमीटर। ओके। अब ये कैसे दिखते हैं? हालांकि आजकल तो डिजिटल मीटर भी आ गए हैं जो प्रेशर को मेजर कर देते हैं। ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट हो गया है मैनोमीटर और बैरोमीटर वाला। अब तो डिजिटल वाले भी आ गए हैं, बट फिर भी इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे यूनिट आएंगे वहां पे मैं कोरिलेट करूंगा इसके साथ। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ये रहा बैरोमीटर। कैसा होता है बैरोमीटर दिखने में? एक मरकरी का टब है जिसमें मरकरी भरी पड़ी है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसको इन्वर्ट करके रख दिया ऐसे। ठीक है। अब ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर की वजह से मरकरी के ऊपर जो टब में पड़ी है प्रेशर का नीचे को। ठीक है। और उस प्रेशर की वजह से मरकरी इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ऊंचा उठ जाएगी, इस नॉर्मल प्रेशर से, इस नॉर्मल लेवल से ऊंचा उठ जाएगी। जितना ऊंचा उठेगी, इस हाइट के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। ये कितना ऊंचा उठती है, इसकी इससे हम इंडिकेट कर लेते हैं कि ये प्रेशर कितना लगा है यहाँ पे मरकरी के ऊपर। ओके, तो इस हाइट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक। और मैनोमीटर कैसे होता है? मैनोमीटर दो तरीके के होते हैं, क्लोज्ड लिम्ब, ओपन लिम्ब। दो तरह के मैनोमीटर होते हैं आपके पास। मैनोमीटर कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लेबोरेटरी में कोई गैस है, उसका प्रेशर प्रेशर अगर आपने मेजर करना है, तो वो कैसे यूज, उसके लिए क्या यूज होगा? मैनोमीटर। ठीक है। जो क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक साइड होता है वैक्यूम, जैसे इस साइड वैक्यूम है। ओके। और इस साइड गैस है। जब यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे वैक्यूम होता, तब ये दोनों लेवल सेम, मरकरी जो होती है यहाँ पे यू शेप ट्यूब में है ना मरकरी ऐसे, तब ये वाला मरकरी का लेवल और ये वाला मरकरी का लेवल बराबर ही होता है। तब कोई डिफरेंस नहीं होता इनके बीच में। जब यहाँ पे गैस होती है और यहाँ पे वैक्यूम है, जब यहाँ पे गैस प्रेशर के, उस गैस के प्रेशर की वजह से यहाँ पे मरकरी को फोर्स लगती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से मरकरी यहाँ से नीचे को जाती है और इधर से लेवल अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मरकरी थोड़ी ना कम हो जाएगी, इधर से नीचे को जाएगी। अगर मान लो इधर से 50 मीटर नीचे को जाएगी तो इधर से 50 मीटर ऊपर को आएगी, तो ओवरऑल उनके बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? 100 का। जैसे 50 mm नीचे को इधर से गई और इधर को 50 mm ऊपर से गई, तो टोटल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? 100 mm का। ओके। और ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा, ये डिफरेंस, ये जो हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, इस डिफरेंस से आप गैस का प्रेशर नोट कर लोगे। अगर ये डिफरेंस जो है 100 mm का है, इट मींस जो गैस का प्रेशर है, हम बोलेंगे कि गैस इज एट 100 mm प्रेशर। ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना +1 में, तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था। मैं कहा यार कैसे हो सकता है? का मतलब मिलीमीटर, प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर कैसे हो सकता है? फिर जब मैंने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, फिर मेरे को क्लियर हुआ कि बैरोमीटर में और मैनोमीटर में ये जो मर्करी लेवल का डिफरेंस क्रिएट होता है, इसकी जो हाइट है, उस हाइट को उन्होंने प्रेशर का यूनिट ही बना दिया।
कि इतना डिफरेंस होगा तो इट मींस इतना प्रेशर है। इस को प्रेशर के यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका भी है, बट हम जनरली में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इतने गैस का इतना प्रेशर है जिसकी वजह से जो आपका मैनोमीटर है उसमें 100 का डिफरेंस क्रिएट हुआ था दोनों लेवल्स के बीच में। बस सिंपल कर दिया उन्होंने, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि तो मिलीमीटर है, लेंथ का यूनिट है, ये प्रेशर को कैसे मेजर कर रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि ये आपके पास बैरोमीटर में और मैनोमीटर में आपके पास मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस आता है उसकी हाइट की फॉर्म में ही आप प्रेशर एक्सप्रेस कर देते हो। ठीक है, और जैसे मैंने बोला एक होता है क्लोज लिम मैनोमीटर, उसमें क्या होता है, एक साइड वैक्यूम होता है, दूसरी साइड गैस डाल के जितना डिफरेंस आएगा उसको नोट कर लेते हैं ये हाइट डिफरेंस को, और आपको पता लग जाता है प्रेशर। एक ओपन लिम्ब मैनोमीटर भी होता है, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों साइड कोई ना कोई गैस आप रख सकते हो। एक साइड आप रखते हो वो वाली गैस जिसका प्रेशर नोन हो, जिसका प्रेशर आपको पता है। ठीक है, दूसरे साइड जिस गैस का प्रेशर आपको नहीं पता, जैसे मान लो आपको पता था इस साइड से आप 740 प्रेशर वाली गैस को इंसर्ट कर रहे हो, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना होना चाहिए, 740 ठीक है, क्योंकि इस बार इधर से प्रेशर जनरेट हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा, तो इधर 740 होगा, डिफरेंस होना चाहिए। बट आपने यहाँ से जो गैस जो अननोन थी, उस गैस की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, 100 आपको कैसे पता लगा, ये डिफरेंस जब आपने नोट किया वो कितना है, वो 640 है। बट आपकी ये जो गैस है ये तो 740 का डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि इसका प्रेशर 740 है। बट इसके 100 की वजह से जो डिफरेंस है वो सिर्फ 740 माइनस 100 सिर्फ 640 का ही है इन दोनों लेवल के बीच में। और वो ऑब्वियस है, यहाँ से अप होगा यहाँ से डाउन होगा, क्योंकि इस वाली साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो इस वाली साइड से लग रहा है प्रेशर। ओके, तो यहाँ से आपको जब आपने ये डिफरेंस देखा कि 640 है, आपके दिमाग में घंटी बज गई कि हाँ भाई इधर से मैंने 740 डाला है बट ये डिफरेंस सिर्फ 640 का है, इसका मतलब इस साइड से भी प्रेशर आ रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है, 100 का। ठीक है, इसको 100 भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 100 Hg। ओके, सो दिस इज द वे टू मेजर द प्रेशर। मतलब अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है यू विल यूज बैरोमीटर, और अगर आपने किसी गैस जो आपने लेबोरेटरी में बनाई हो उसका प्रेशर नोट करना है यू हैव टू यूज मैनोमीटर। मैनोमीटर दो तरह के, क्लोज लिम, ओपन लिम। ओके, बट इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कौन सी कॉमन है, मरकरी। यहाँ भी ये जो लिक्विड है वो मरकरी है, इसमें भी मरकरी है, इसमें भी मरकरी यूज हुई है। बट वाई मरकरी, कोई और लिक्विड क्यों नहीं चल सकता। क्वेश्चन आता है, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, वाई मरकरी यूज्ड इन बोथ, मैनोमीटर में और बैरोमीटर में दोनों में मरकरी क्यों यूज करी गई। उसका रीजन क्या है, तीन रीजन है। पहला, हाइट ऑफ कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये बैरोमीटर के केस में ये कितनी हाइट जाएगी इस एटमोसफेयर के प्रेशर की वजह से, वो डिपेंड करता है जो लिक्विड यूज करोगे उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक, मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इट मींस, और कितना ऊंचा जाएगा ये कॉलम, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो आपने लिक्विड लिया वो कितना डेंस है। तो हाइट ऑफ कॉलम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की, एंड मर्करी इज हैविंग हाई डेंसिटी, तो उससे ये जो कॉलम है वो छोटा ही लेना पड़ेगा आपको। अगर इसकी जगह वाटर ले लें, जैसे मान लो मैं अब आपको एक स्टेटमेंट दूंगा उसको ध्यान से सुनना, अगर 1 एटमोसफेयर का प्रेशर एक्सर्ट हो इस लिक्विड के ऊपर, तो ये जो हाइट आती है मरकरी के केस में कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर। और 76 सेंटीमीटर की टेस्ट ट्यूब आपको मिल जाती है आराम से, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, क्योंकि इसमें ये टेस्ट ट्यूब लगी है ना ये। अगर यहाँ पे मरकरी की बजाय आपने वाटर यूज किया होता, ये टब में वाटर भरा होता और उसमें आपने ट्यूब को इन्वर्ट किया होता, तब अगर उसके ऊपर 1 एटमोसफेयर का प्रेशर लगता तो उस टाइम वो वाटर कितना ऊंचा जाता है, कोई आइडिया है।
13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर, मतलब मरकरी कितनी ऊंची गई है, 76 सेंटीमीटर। बट अगर मरकरी की बजाय वाटर ले लेंगे तो उसकी वो कितना ऊंचा जाएगा इस ट्यूब में, 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही बड़ी टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब की लेंथ तो आप लिमिटेड सी ही रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी टेस्ट ट्यूब तो ले नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला लिक्विड लिया। ठीक है, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड, क्योंकि आप कॉलम की हाइट लिमिटेड सी रखने चाहते हो, छोटी रखनी चाहते हो, आपको छोटी टेस्ट ट्यूब लगे। ठीक है, ये तो है नहीं 2 किलोमीटर की टेस्ट ट्यूब अगर आपको चाहिए होगी, वो बनाओगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यू हैव टू टेक अ लिक्विड विद हाई डेंसिटी, जो कि मरकरी से अच्छा लिक्विड है ही नहीं, हाई डेंसिटी वाला। सेकंड, mercury is non-volatile at room temperature, hence vapor pressure due to mercury vapor negligible। अब जैसे अगर यहाँ पे भी कुछ वेपर कलेक्ट हो जाए, यहाँ पे इस पोर्शन में, तो इन वेपर की वजह से भी प्रेशर इंट्रोड्यूस होगा। तो जो आप, अगर इनकी वजह से भी प्रेशर लगेगा, तो जो एक्चुअल में हाइट आनी चाहिए इस एटमोसफेयर की वजह से, ठीक है, उतनी हाइट तो नहीं ना आएगी ये, क्योंकि यहाँ से अगर प्रेशर लगेगा तो इसका कॉलम जितना ऊंचा उठना चाहिए उतना ऊंचा नहीं उठ पाएगा, उससे नीचे रह जाएगा। तो आप गलत इंटरप्रिटेशन करोगे। अगर आपने ऐसा लिक्विड ले लिया जो खुद भी वेपर बना सकता है, तो उसका तो यहाँ पे खुद का वेपर प्रेशर भी होगा, और वो प्रेशर इसको नीचे को धकेलेगा। जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से इसने ऊपर को जाना है। एक्चुअल में हाइट आनी चाहिए थी 76 सेंटीमीटर, बट हाइट आई 74 सेंटीमीटर। आपने तो गलत इंटरप्रेट कर लिया ना कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 74 सेंटीमीटर। उस गलती का रीजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का प्रेशर इसकी वजह से लग रहा है यहाँ पे जो वेपर है, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपने ऐसा लिक्विड चूज करना था जो वॉलेटाइल ना हो, और मरकरी से बढ़िया नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मरकरी वॉलेटाइल नहीं होती, मरकरी के वेपर नहीं बनेंगे खुद के यहाँ पे। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है वो लिक्विड जिसके खुद के वेपर ना बने। और तीसरा रीजन, डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ये ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। अगर मान लो आपने ग्लास के कंटेनर में वाटर डाला हो, तो आपने देखा होगा वाटर उसके थोड़ा बहुत लगा रह जाता है ग्लास के कंटेनर पे। बट अगर ग्लास के कंटेनर में मरकरी डालोगे और उसको पोर आउट कर दोगे, तो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, बिल्कुल भी ग्लास के साथ नहीं चिपकेगी। ओके, सर हम तो ये ऑयल यूज तीन, कर सकते हैं? ऑयल, बट ऑयल भी स्टिक कर जाएगा, ऑयल भी ग्लास के साथ स्टिक कर जाएगा। और ऐसा ऑयल हमारे पास नहीं है जिसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। डेंसिटी भी तो हाई चाहिए। मैंने क्या बोला, कॉलम की हाइट लिमिटेड रखने के लिए डेंसिटी आपको हाई चाहिए। वो मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस क्राइटेरिया को। तभी बैरोमीटर में और मैनोमीटर दोनों में मरकरी यूज किया गया। तो नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से जो हाइट आती है, हाइट का डिफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर अब मोटा मोटी बोलूं, तो हमारे पास वन एटमोस्फेरिक प्रेशर जब होता है, तो उस टाइम ये जो बैरोमीटर में मरकरी उठती है, ये कितनी हाइट पे उठती है, 76 सेंटीमीटर हाइट पे उठती है। जब आप 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर लगाते हो बैरोमीटर के ऊपर, ठीक है, उस टाइम मरकरी 76 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर उठती है। तो हमने बोलना शुरू कर दिया कि अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, उसका मतलब यह क्या है कि 76 सेंटीमीटर ऊंची उठेगी मरकरी। तो अगर आपको कोई बोल दे कि 76 सेंटीमीटर प्रेशर है, उसको समझ जाना कि वो 76 सेंटीमीटर बोल रहा है हाइट ऑफ कॉलम, कि 76 सेंटीमीटर ऊंची उठी है मरकरी ड्यू टू प्रेशर। इट मींस उसका मतलब है 1 एटमोस्फेयर प्रेशर। ठीक है, पर फिर भी अगर मान लो, आपने देखना हो कि पी को कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रेशर को, बाय लुकिंग एट द हाइट ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके लिए देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है। एज वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स के यूनिट क्या बनेंगे फिर, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर के यूनिट बनने चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि कैसे प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है। फोर्स का क्या क्या होगा यूनिट, फोर्स कैसे आएगा, कितना मास ऑफ मरकरी कॉलम,
मतलब इस कॉलम में जितनी मरकरी ऊंची उठी है ये वाली, इस मरकरी का मास कितना है ये देख लेंगे। ठीक है, मास ऑफ मरकरी कॉलम, कॉलम में जितनी मरकरी ऊंची उठी, जैसे मान लो आपके पास इस लेवल से उठी है ना मरकरी, तो आपने यहाँ से देखना है, अगर यहाँ पे पहुंची है मरकरी ये, तो आपने ये हाइट देखनी है कि कितनी ऊंची उठी है मरकरी। ये वाली मरकरी अगर पूरी की पूरी उठा के ले लें, उसका वेट करें, तो उसका वेट कितना आएगा, मास कितना आएगा, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इस मरकरी को उठाने वाला कौन है ऊपर को, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमोस्फेरिक फोर्स जो लगी थी, तो फोर्स क्या आएगा, मास ऑफ मरकरी इन द कॉलम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास ऑफ मरकरी इन द कॉलम, जो कॉलम में मरकरी आई उसका मास कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ द कॉलम कितनी ऊंची उठी है, मल्टीप्लाई बाय दी आपके पास जो टेस्ट ट्यूब ली है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टेकन इन द बैरोमीटर, और वो लिक्विड कौन सा है, दैट इज मरकरी। ओके, so it means h into a into rho, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज द मास ऑफ मरकरी प्रेजेंट इन द कॉलम, मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, g, यू नो दैट वेरी वेल। तो फोर्स क्या आ गई, एच ए रो, एच ए रो ये क्या है, मास ऑफ मरकरी इनटू g, दिस इज द फोर्स which was exerted on this mercury, okay, that is force divided by area of cross section। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया में कौन सा एरिया आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्योंकि हम ट्यूब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। ठीक, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए। तो ए से ए कट गया, बट यू विल गेट एच रो जी। तो यहाँ से पता लगा कि प्रेशर मेजर करने के लिए हाइट ऑफ द कॉलम इनटू रो इनटू जी कर दो, तो आपके पास जो प्रेशर का आंसर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आप यहाँ पे हाइट मीटर में लोगे, डेंसिटी का यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब लोगे, और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 ग्राम, नहीं कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दोगे, तब आपके पास प्रेशर का आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बट हमने हर बार ऐसे वाला कैलकुलेशन करने के बजाय इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश की है। कैसे इजी करने की कोशिश की है, जैसे हमने बोल दिया कि अगर 76 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा कॉलम, तो दैट मीन्स 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है, दैट्स इट। हमने ये चीज याद रख लेनी है कि अगर मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर उठेगा ऊंचा, उसका मतलब है कि बैरोमीटर के ऊपर 1 एटमोस्फेयर प्रेशर लगा है, खत्म। अब आपके पास आता है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट हैं, कई सारे यूनिट हैं, एटमोस्फेयर, बार, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। ठीक है, अब इनमें आपस में रिलेशन देख लेते हैं। 1 एटमोस्फेयर, एक एटमोस्फेयर जैसे मैंने अभी बोला 760 mm ऑफ एच। अब आप बोलोगे सर आपने तो सेंटीमीटर बोला था कि 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। अगर कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर है, इट मींस प्रेशर कितना है, 1 एटमोस्फेयर। ठीक बात है, अगर 76 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 760 mm, mm का मतलब मिलीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, अपने स्केल में देखा होगा आपने, 2 सेंटीमीटर लाइंस के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, तो आपके पास 76 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 76 मिलीमीटर, तो वही बन गया 1 एटमोस्फेयर मीन्स 760 mm ऑफ एच। और mm ऑफ एच को पहले टॉर बोला जाता था, अब तो वैसे टॉर डिसकंटिन्यू कर दिया IUPAC ने, बट फिर भी कभी कभार अगर आपको टॉर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 1 एटमोस्फेयर मीन्स 760 टॉर। ठीक, और अगर पास्कल की फॉर्म में बात करना है तो 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। और पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप शॉर्ट फॉर्म में पास्कल लिख देते हो। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आगे लिख ही दिया है, 1 पास्कल मीन्स 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बार का रिलेशन, बार भी एक यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, 1 एटमोस्फेयर में 1.01325 बार होते हैं।
ठीक है। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। एक एटमोसफेयर में कितने पास्कल थे? 101,325 पास्कल। एक बार में कितने पास्कल हैं? 10⁵ पास्कल, या आप ऐसे बोल लो 1 लाख पास्कल। 1 लाख ही बना नहीं, हाँ 1 लाख पास्कल। ओके, क्लियर। और किलो पास्कल का मतलब क्या है? किलो का मतलब यही बन गया ना, जैसे मान लो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल बना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁵2 इंटू 10⁵3 पास्कल। और 10⁵3 को अगर आपने हटा के किलो लिख दिया तो एक ही बात है। तो इसका मतलब 1 बार इज इक्वल टू 10⁵2 किलो पास्कल। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये था आपके पास कि आप प्रेशर को कैसे मेजर करते हो। ठीक, क्लियर। मेन इसमें जो याद रखने वाली बात है, ये जो शुरू में मैंने बताया, ये तो वैसे कंसेप्चुअल सा समझा दिया थोड़ा बहुत आपको, पर मेन इसमें बात तो याद रखने वाली यही है। और बच्चों को मेजर डाउट ये वाला बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं ये वाली बात हर बार समझाता हूँ उनको कि यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कैसे मेजर की जा सकती है प्रेशर। उसका रीजन यही है कि वो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस हाइट को जब कन्वर्ट कर कर आके आएगा आंसर, तो वो 1 एटमोसफेयर के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ से याद कर लो कि 1 एटमोसफेयर मीन्स जब मरकरी के कॉलम की हाइट का डिफरेंस, या हाइट जो है वो 766 सेंटीमीटर हो, या 760 मिलीमीटर। ओके, अब हमारा आज का जो मेन काम शुरू होता है, दैट इज गैसेस लॉ। गैसेस जो है वो कुछ लॉ ओबे करती हैं, जो वो हर बार ही करती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं गैसेस लॉ। इसमें आपके पास कई लॉ आएंगे, बॉयल लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा। अब हमने वो सारे पढ़ने हैं। ठीक, और ये जितने भी लॉज आप पढ़ोगे जिनको हम गैसेस लॉ बोलते हैं, ये सारे किसके लिए आते हैं? आइडल गैसेस के लिए ओबे होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आइडल गैस एंड व्हाट इज रियल गैस। ठीक है, दो तरह की गैसेस होती हैं, आइडल गैस, रियल गैस। ठीक है, एक्चुअल में वैसे जितनी भी हमारे पास अर्थ पे गैसेस हैं वो सारी रियल गैसेस ही हैं। आइडल गैस हमारे पास है नहीं है, क्योंकि आइडल गैस जो हम लेते हैं वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए लेते हैं। ठीक है, कि अगर आइडली होता तो ये होता। जैसे अर्थ पे कोई अगर आइडल इंसान ढूंढने जाओ तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए ऐसे ही आइडल गैस भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जैसे आइडल गैस क्या होता है? आइडल गैस एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। बट एक्चुअल में हमारे पास ऐसी कोई गैस है ही नहीं जिसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो वो कभी लिक्विफाई ना हो। ठीक है, बट जो ये गैसेस लॉ हैं ये सभी आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद इन गैसेस लॉ से रियल गैसेस के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, उसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, बट ये जो गैसेस लॉ पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, अभी इतना जान लो। ठीक, आइडल गैस क्या होती है, अभी मैंने एक इसका आपको छोटा सा हिंट दिया कि हालांकि डिटेल में आगे मैं बताऊंगा कि वो गैस जिसको जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो वो कभी लिक्विफाई हो ही ना। बट एक्चुअल में ऐसी कोई गैस है नहीं हमारे पास। ओके, सबसे पहला गैसेस लॉ में लॉ आता है बॉयल्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑब्वियस ही है। अगर मान लो आपने एक बैलून लिया, ठीक, इस बैलून को अभी आप लेके अच्छे से घूमते फिरते जा रहे हो हाथ में पकड़ के, ठीक, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? जो एटमोसफेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर कम लग रहा है तो इसके अंदर की गैस का वॉल्यूम जो है मान लो 2 लीटर है। बट आपने क्या किया, आप घर आए, आपने इस बैलून को हाथ से दबाना शुरू कर दिया, आप इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो। अब जब इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा लगेगा तो क्या होगा? ये कंप्रेस हो जाएगा। मान लो अब इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। ठीक है, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर घटाओ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन किसने दिया था? बॉयल ने दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी बॉयल्स लॉ। और उसने बोला कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करते टाइम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेना है आपने, ताकि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट बीच में ना आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर भी गैसेस को इफेक्ट करता है। जैसे आपको पता होगा कि जब आप किसी गैस को हीट करो, मान लो आपने बैलून लिया,
इसको आपने हीट करना शुरू कर दिया तो ये एक्सपैंड कर जाता है। क्यों एक्सपैंड कर जाता है? इसके अंदर वाली जो गैस है वो एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, मतलब बॉयल ने कहा कि मैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ढूंढ रहा हूँ, मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए गैस के ऊपर। तब उसने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक ही बात है कि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको समझो। अब यहाँ पे अंदर इसमें कंटेनर में कुछ गैस है, ओके। उस गैस की वजह से क्या है, इस गैस का वॉल्यूम कितना है, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उस टाइम इसका प्रेशर कितना था, 200 mm, जो इसके अंदर गैस थी। इसके ऊपर आपने एक वेट रखा हुआ था, आपने एक और वेट उठा के उसके ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इस गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर डबल लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो आधा हो गया, ठीक। और आपका प्रेशर देखो वो डबल हो गया, 200 mm से 400 mm हो गया। ओके, तो दिस वाज द बॉयल लॉ। क्लियर? अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं, इक्वल लगाएं, तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा K, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, P इक्वल टू K/V। ओके, और अगर V को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू K। मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो K के इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी गैस के लिए अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और उस टाइम उसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट देखोगे, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, के के इक्वल होगा। और ये के किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, जो आपने कांस्टेंट कर दिया हुआ। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये वाला कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक। मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो, ठीक। मतलब इसका क्या है, आपने एक बैलून लिया, अब मान लो इसकी इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, अंदर से जो गैस है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 1 एटमोसफेयर, और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। आपने इसको ऐसी कंडीशनों पे ले आए, ऐसी कंडीशनों पे लेके गए, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा कि इस वॉल्यूम का, इसकी गैस, इसका जो गैस है वो एक्सपैंड कर गई, ठीक है, एक्सपैंड करके वो हो गई 4 लीटर। अब इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कितना होगा, जो इस बैलून पे वो लग रहा होगा, वो 0.5 एटमोसफेयर होगा। मतलब पहले वॉल्यूम इंटू प्रेशर का, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था वो कितना आ रहा था, प्रेशर कितना था 1 एटमोसफेयर, वॉल्यूम कितना था 2, तो प्रोडक्ट बन रहा था 2। अब क्या बन रहा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना बन रहा है, प्रेशर कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 4, अब भी प्रोडक्ट कितना बन रहा है 2। तो मतलब शुरू में जो इसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट था वही, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इसको एक्सपैंड करवा दिया बैलून को, वही उसका बाद में रहा, ठीक। तो इसको आप बोल सकते हो P1 इक्वल टू P2 V2। ओके, ये है आपका इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, विच विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आता है बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक। अब कुछ एक ग्राफ देख लेंगे हम। प्रेशर इंटू 1/V का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, कैसे पता लगा, ये वाली इक्वेशन है ना आपके पास, P इक्वल टू K इंटू 1/V, ऐसे लिख लें। आपने 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ये वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से साफ साफ निकल के आ रहा है कि अगर y एक्सिस के अलॉन्ग मैं प्रेशर लूं, x एक्सिस के अलॉन्ग मैं 1/v लूं, तो उस टाइम आपके पास जो ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप जो है वो k होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, क्या मतलब बनता है इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होने का, कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कि ग्राफ जो है वो ऊपर को जाएगा ऐसे। ओके, तो P/1/V का ग्राफ कैसा दिखेगा, गैस के लिए, किसी भी आइडल गैस के लिए कैसा दिखेगा, दैट विल बी लाइक, ओके। और अगर मैं PV वर्सेस P का ग्राफ ड्रॉ करूं किसी गैस के लिए, वो कैसा आना चाहिए, दैट विल बी लाइक, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से,
अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो पीवी, अभी हमने पढ़ा कि पीवी जो प्रोडक्ट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट, प्रेशर जो मर्जी कर दो, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ऐसे चेंज होगा कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अभी हमने जाना क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहता है, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसा होगा? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। इसकी स्लोप जीरो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें पीवी का चेंज होना ही नहीं है पी के साथ। ओके, और अगर मैं बोलूं पी वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो पी वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो ऐसा होगा, जब वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, जैसे यहाँ पे शुरू में वॉल्यूम की वैल्यू कम है तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पे वॉल्यूम हाई है, प्रेशर कम है। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे प्रेशर हाई है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, बट अगर आपने टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया, मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, तो आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि अगर प्रेशर हाई है तो उस टाइम वॉल्यूम लो होगा। प्रेशर इनटू वी का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मान लो आ गई 2। जब आपका प्रेशर लो हुआ तो वॉल्यूम हाई हो गया, तब भी पी इंटू वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज द मेन बॉयल्स लॉ। ओके, जैसे कईयों को एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है? जैसे मान लो अगर आप पहाड़ी इलाके में जाओ, लेट अस से कि आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो है वो कितनी ऊंची है? जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इतना हमारा एटमोसफेयर है। ठीक है, ये एटमोसफेयर अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, बट माउंट एवरेस्ट पे इतना प्रेशर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कम गैस आ रही है। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कम है। ठीक, यहाँ पे अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कम है। ठीक, तो प्रेशर ऑफ गैस कम है, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपकी जो वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर, हमें पता है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे जो, अगर मान लो 10 मीटर क्यूब ऑक्सीजन है, वो बड़ी ज्यादा वॉल्यूम में, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में स्कैटर हुई पड़ी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास लो एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा किसी गैस का, और वॉल्यूम ज्यादा होने पे क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होने पे डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मैं स्किप कर गया शायद। डेंसिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करने पे डेंसिटी डिक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से जो एयर की डेंसिटी है वो लो होती है, तो आपको, जब आप इनहेल कर रहे हो उस एयर को, तो उसमें आपको उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। अगर आपको ऑक्सीजन लेस मिलेगी तो आपको क्या होगा? आप आदी हो कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बट आपको उतनी ऑक्सीजन वहां पे उस एल्टीट्यूड पे नहीं मिल पाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी। आपको वीकनेस फील होगी हर टाइम, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, क्लियर? और ये मैंने कुछ एक ग्राफ बनाए हैं, ये आप खुद ट्राई करना बाद में कि मैंने इसमें क्या समझाया हुआ है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब पहले न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से इसके। ठीक, ये न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बैलून में हाइड्रोजन भर दी। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। इसके अंदर वाली गैस का अगर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएगा। इफ एट 1 बार द गैस ऑक्यूपाइज
2.27 लीटर प्रेशर, ठीक है। जब इस बैलून को 1 बार प्रेशर पे रखा हुआ है, मतलब जब इसके ऊपर बाहर से 1 बार प्रेशर पड़ रहा है, तब इसका जो इसकी जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, 2.27 लीटर। तो व्हाट अप टू व्हाट कैन बी बैलून, अप टू व्हाट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड ऐड करना है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बैलून एक्सपेंडेड। मतलब इस बैलून को, इनके कहना का मतलब क्या है, जब ये बैलून 1 बार प्रेशर पे होता है तो इसके अंदर की जो गैस है वो 2.27 लीटर पे उसका वॉल्यूम होता है। इस बैलून को कितना ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सपेंड कैसे होगा, अगर आप बाहर वाला प्रेशर 1 बार से कम कर दो, मान लो 0.2 बार कर दो, तब क्या होगा, तब ये एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि अगर बाहर से इसको कम प्रेशर लग रहा है तो होगा क्या, इसके अंदर की गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगी। तो इन्होंने यही पूछा है कि इसकी गैस को कितना ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जब इसको इसके लिमिट वाले प्रेशर, मतलब 0.2 बार वाले प्रेशर पे ले जाएंगे, उस टाइम ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका होगा। तो ये स्ट्रेच होके उस टाइम इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ। तो प्रेशर इनिशियल कितना है, 1 बार, उस टाइम बैलून के अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम कितना है, 2.27 लीटर, ठीक। इसको बैलून को अब किस कंडीशन में लेके जाना है, 0.2 बार वाली कंडीशन पे, जब उसके ऊपर कम प्रेशर लग रहा हो, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड कर जाएगा। उस टाइम उसका वॉल्यूम क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। लगा दो बॉल्स लॉ। बॉल्स लॉ क्या कहता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। ओके, इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 बार, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 2.27 लीटर, फाइनल प्रेशर कितना है, 0.2 बार, फाइनल वॉल्यूम कितना है, यही तो निकालना है। इन्होंने यही तो पूछा है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बैलून एक्सपेंडेड। तो बस यहाँ से वी एफ की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 11.35 लीटर। मतलब उस बैलून को अगर 1 एटमोसफेयर से 0.2 सॉरी 1 बार प्रेशर वाली कंडीशन से 0.2 बार प्रेशर वाली कंडीशन पे लेके जाओ, तो वो एक्सपेंड होता होता 11.35 लीटर तक हो जाएगा। अगर उससे लो प्रेशर पे लेके जाओ, जैसे आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, अगर आप यहाँ से बैलून उड़ाओ, मान लो अर्थ अर्थ ने आप स्पेस में जा रहे हो, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने एक बैलून लिया, आपने उसको स्पेस में साथ में लेके जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता जाएगा। और जब आप अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर चले जाओ, ये अर्थ का एटमोसफेयर है, इससे जब बाहर चले जाओगे तो बाहर क्या है, वैक्यूम। तो इसके अंदर की गैस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, आपका बैलून बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। और एक्सपेंड करते करते जब वो अपनी लिमिट पे पहुंचेगा कि उसका मटेरियल जो है उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, उस टाइम क्या होगा, बैलून बस्ट कर जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड था। सिमिलरली ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। ये मैं आपको मंडे, आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम तक आप करके आओगे ये वाला क्वेश्चन।